नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं सेल डिवीजन को। हम लोगों ने सेल डिवीजन के बारे में पढ़ा कि जब दो या दो से अधिक कोशिका निर्माण कर देती है, दो या दो से अधिक, जब एक कोशिका दो या दो से अधिक कोशिका में निर्माण हो जाती है तो उसे सेल डिवीजन कहते हैं। सेल डिवीजन के प्रकार समझे थे क्या कि सेल डिवीजन कितने प्रकार के हमने पहले बताया था। ए माइटोसिस, इसके बाद माइटोसिस, इसके बाद मियोसिस यानी असूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और इसके बाद अर्धसूत्री विभाजन। हमने एमाइटोसिस के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग समझते हैं माइटोसिस। सबसे पहले एमाइटोसिस में क्या हुआ था। एमाइटोसिस जो है वो जो है मानव कोशिका में नहीं होता विभाजन। वो जो है आपका यूकेरियोटिक जीव में होता, प्रोकैरियोटिक जीव में होता, सॉरी यूकेरियोटिक नहीं, प्रोकैरियोटिक जीव में होता है। तो अब जो मानव में जो कोशिका विभाजन होता है वो समसूत्री विभाजन होता है। वो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित होता है। तो हम लोग समझेंगे कि समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन क्या है। तो इसके पहले समझने से पहले हम लोग सेल साइकिल को समझते हैं। इसी में आपका परिभाषा मिल जाएगा कि आखिर माइटोसिस किसे कहते हैं और मियोसिस यानी कि समसूत्री विभाजन किसे कहते हैं और अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं। हमने तो कोशिका का एक प्रकार विभाजन का एक प्रकार पढ़ लिया, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग एमाइटोसिस कहते हैं। अब दूसरा जो परिभाषा है यानी कि दूसरा जो प्रकार है कोशिका विभाजन का दूसरा प्रकार जिसे माइटोसिस कहा जाता है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे और उसी में हम सेल साइकिल पढ़ाएंगे। डिवीजन है, सेल डिवीजन के साथ हम सेल साइकिल को भी पढ़ा देंगे। सेल साइकिल में एक ही बात हुआ, सेल डिवीजन और सेल साइकिल एक ही। देखिए कोई भी चीज को फिर एक जगह से यहां से निकलना और फिर इसी जगह पर पहुंच जाना उसे साइकिल कहते हैं। तो सेल साइकिल कहिए या डिवीजन कीजिए, बात लमसम में बराबर ही होता है। तो हम लोग सेल साइकिल को समझेंगे और या नहीं तो सेल डिवीजन को समझेंगे। सेल डिवीजन के प्रकार में हमने आपको एमाइटोसिस बता दिया था। अब जो माइटोसिस जो है सेल साइकिल में ही हम चर्चा कर लेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं। सेल साइकिल यानी कि एक कोशिका में सेल साइकिल एक चक्र को पूरा करने में 24 घंटा का समय लगता है। मतलब कोई अगर कोशिका विभाजन करेगा, डिवाइड होगा, तो वो एक चक्र को पूरा करने में कितना समय लगेगा? 24 घंटा का समय लगेगा। और कोशिका चक्र यानी कि सेल साइकिल जो है दो अवस्था में बटा होता है। पहला इंटरफेज और दूसरा एम फेज। इसको माइटोटिक फेज कहते हैं। माइटोसिस फेज नहीं कहते हैं, इसको माइटोटिक फेज कहते हैं, याद रखिएगा इसको। और इसी एम फेज में आएगा आपका माइटोसिस आएगा, प्रोफेज, टेलोफेज, एनाफेज, ये सब समझेंगे एम फेज में। पहले हम लोग इंटरफेज को समझ लेंगे, तब जो है एम फेज को समझ लेंगे। समझ पा रहे? तो जिस तरह हमारे जीवन, किसी भी व्यक्ति के जीवन में कितनी अवस्थाएं होती है? 3 अवस्था। पहला बच्चा, दूसरा जवान और तीसरा बूढ़ोती अवस्था, और चौथा कोई अवस्था ही नहीं है। समझ पा रहे? तो उसी तरह कोशिका के 3 अवस्था होते हैं। पहला इंटरफेज, दूसरा एम फेज। इंटरफेज को अंतरावस्था कहते हैं और एम फेज को माइटोटिक फेज कहते हैं। इसका हिंदी में क्या आता है मुझे भी नहीं पता। अब देखिए इंटरफेज को यानी कि सबसे ज्यादा समय अगर कोशिका में लगता है, अगर विभाजन होने में, हम विभाजन मतलब क्या समझना, एक कोशिका से दो कोशिका का, दो या दो से अधिक कोशिका का निर्माण होना। समझ रहे हैं? जो कोशिका जो निर्माण हुआ उसको कौन सा पेरेंट सेल, मदर सेल, और जो दो कोशिका बना उसे कौन सा सेल कहा जाता है? डॉटर सेल कहा जाता है। तो उसी तरह इंटरफेज में ज्यादा समय लगता है। कोशिका की इस अवस्था में जब विभाजन होता है, एक सेल से 2 सेल जब निर्माण होता है, तो सबसे ज्यादा समय किस फेज में लगता है? इंटरफेज में लगता है। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इस अवस्था में क्या होता है? कोशिका में वृद्धि होती है, कोशिका बढ़ता है, जैसे प्रोटीन। अब एक बात बताइए, कोशिका में जो है केंद्रक क्या करता है? केंद्रक सबको नियंत्रण करेगा। केंद्रक सबका नियंत्रण, माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा का निर्माण करेगा। कई कोशिका अंग है, कोशिकांग जिसको कहते हैं, सारा सबका काम है प्रोटीन का निर्माण करना। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करेगा। समझ पा रहे हैं? तो अगर हम अरे सबका बाप कौन बैठा है? ये केंद्रक बैठा है। ये पहले आप जान लीजिए कि हमने आपको बताया था कि कोशिका में जो विभाजन करता है, मानव कोशिका यानी कि जंतु कोशिका में विभाजन का काम कौन करता है? सेंट्रोसोम, तारक काय। और पादप कोशिका में सेल प्लेट। समझ पा रहे? हमने आपको बताया था। तो सबसे पहले अगर मान लीजिए ये केंद्रक का विभाजन होगा, तो केंद्रक का विभाजन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? बेकार हो जाएगा।
सबसे पहले केंद्रक का अगर विभाजन कर लेंगे तो केंद्रक क्या करता है, पूरे कोशिका का नियंत्रण करता है। जिस तरह अगर मान लीजिए यहाँ पर मान लीजिए उस समय क्या होता था, इतिहास में राजा होता था, अगर राजा मर जाता था तो पूरा सैनिक क्या हो जाता था, छितर बितर हो जाता, सैनिक में झगड़ा फूट जाता था कि हम राजा बनेंगे, हम राजा बनेंगे। इसी तरह कई झगड़ा होता था। बाबर अकबर के जमाने में भी आप देखते हो, अगर आप मेडावल हिस्ट्री पढ़े होंगे तो ऐसा ही होता है। छोड़िए न, कोई बात नहीं पढ़े हैं तो समझिए इसे। मान लीजिए एक राजा है, राजा अगर मर गया, किसी भी कारणवश राजा मर गया, तो उनके दरबार में जो सेनापति होते थे, कई सैनिक होते थे, तो वो सब आपस में झगड़ा फूट जाता था। यानी कि नियंत्रण ही खो बैठा। अगर राजा ही मर गया, ऐसे समझिए अगर केंद्रक ही खत्म हो गया तो नियंत्रण कौन करेगा? समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो उसी तरह नियंत्रण कौन करता? केंद्रक। तो सबसे पहले केंद्रक को बचा कर रखना है, केंद्रक को क्या बचा कर, और दूसरा सेंट्रोसोम को, यानी कि जो विभाजन करता है, जो खड़ा होकर विभाजन करे, काटो 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 काटो, विभाजन कौन करवाता है? तारक का। यानी दो चीज को खड़ा होकर बचना चाहिए, उसको बचा कर रखना है। बचा कर रखना क्या है? मतलब ऐसे ही होता है, बच कर रहता है, बाद में होता है। अगर दोनों विभाजन हो जाएगा तो फिर खेल ही खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो उसी तरह इस अवस्था में कोशिका में वृद्धि होती है तथा इसमें उपस्थित अनुवांशिक पदार्थ किसे कहते हैं? हमने आपको बताया था जेनेटिक सब्सटेंस। डीएनए और आरएनए क्या होता है? हमने बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझाया था डीएनए और आरएनए के बारे में। हमारे शरीर अगर मान लीजिए हमारा बाल बच्चा पैदा हुआ, तो हमारा बाल बच्चा पैदा हुआ, उसका जिम्मेवारी कौन लेगा कि उनका 2 कान, 2 छेद वाला नाक कैसे होगा? तो ये इंफॉर्मेशन कौन लेकर जाता है? डीएनए और आरएनए। समझ पा रहे हैं? डीएनए लेकर जाता है, अनुवांशिक पदार्थ लेकर जाता है। तो अनुवांशिक डीएनए का कॉपीज का निर्माण होता है, मतलब डीएनए का कॉपी बनता है। डीएनए टूटता नहीं है, डीएनए का कॉपी बनता है। कॉपी मतलब समझ रहे? छाप, मतलब जीरोक्स बनता है, जीरोक्स। उसी को हिंदी में प्रतिकृति बोलते हैं। कॉपीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिकृति। शुद्ध हिंदी में बोलेंगे तो इसको प्रतिकृति बोलते हैं। समझ पा रहे हैं? विभाजन के लिए न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम, यानी कि आपको मैंने बताया था कि न्यूक्लियस और तारककाय को बचा कर रखना है विभाजन के लिए। इंटरफेज अवस्था में क्रोमोसोम जोड़ा में नहीं होता है। इसमें क्या हो जाता है कि ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम हुआ, तो ये क्रोमोसोम जो है, क्रोमोसोम इसमें जोड़ा में नहीं होता है। हमने बताया था आपको क्रोमेटेड, सेंट्रोमियर, यहाँ इस भाग को सेंट्रोमियर कहते हैं, क्रोमेटाइड्स कहते हैं। हमने आपको बताया था अच्छी ढंग से। इसको खींचेंगे तो क्या बनेगा, जीन वगैरह ये सब बताए थे हम। तो ये क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र जोड़ा में नहीं होता, गुणसूत्र वहां निकल जाता है, ये एगो गोड़ा टूट जाता है, ऐसे बन जाता है, ये रहता है ऐसे बन जाता है। इसमें तो पूछेगा कि किस अवस्था में गुणसूत्र जोड़ा में नहीं होते हैं? तो इंटरफेज में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? इसमें कॉपीज का निर्माण होता है, यानी कि गुणसूत्र कॉपीज हो जाते हैं। जब क्रोमोसोम का विभाजन होगा तो अपने आप डीएनए का विभाजन हो जाएगा। यानी कि हमने बताया कि क्रोमोसोम का ही तो भाग है डीएनए। डीएनए एक टेंगा पकड़ के खींचेंगे, ये क्रोमोसोम का एक टेंगवा पकड़ के खींचेंगे तो क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? तो डीएनए, तो हम कह सकते हैं कि क्रोमोसोम का विभाजन होगा तो डीएनए का अपने आप विभाजन हो जाएगा। अब हमने लिखा है कि इंटरफेज भी 3 अवस्था में होते हैं। पहला है जीवन फेज, गैप 1 फेज। दूसरा है एस फेज, सिंथेसिस फेज, संश्लेषण अवस्था। तीसरा जो है G2 फेज, गैप 2 फेज कहते हैं। यानी कि सबसे ज्यादा, यानी कि ऐसे समझिए कि खाना बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है, जबकि खाना बनाने की चीज को तैयार करने में जितना समय लगता है। अगर हम चावल बनाने जाएंगे तो चावल बनाने में जितना समय नहीं लगता उतना हमको पहले से रेडी करना पड़ता है सारी चीज को। समझ पा रहे हैं? तो जो रेडी करने वाला चीज है वो इंटरफेज अवस्था है। खाना बनाने वाली पहली अवस्था को इंटरफेज और बाद की अवस्था को एम फेज कहते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जीवन फेज यानी कि गैप 1 फेज, इसे प्रथम अंतरावस्था भी कहा जाता है। प्रथम अंतरावस्था है। इस अवस्था में क्या होता है कि कोशिका वृद्धि करना शुरू होता है। इस अवस्था में कोशिका वृद्धि करता है और आकार में भी वृद्धि हो जाता है। कोशिका के आकार में भी क्या हो जाता है? फूल जाता है, वृद्धि हो जाता है। इस अवस्था में सेल के सभी अंग और साइटोप्लाज्मिक कंपोनेंट प्रतिकॉपीज बनती है। मतलब साइटोप्लाज्मिक मतलब होता है जीव द्रव्य। साइटोप्लाज्मिक जितने
साइटोप्लाज्म में जितने भी कंपोनेंट हैं, जितने भी कोशिका के अंग हैं, वो क्या करते हैं, कॉपीज प्रतिकृति का निर्माण करते हैं। और जब प्रतिकृति का निर्माण करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि कोशिका के लिए आवश्यक सभी आधारभूत संरचनाओं का उत्पादन होता है, आरएनए का उत्पादन होता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि जीवन फेज में आवश्यक प्रोटीन तथा आरएनए तथा आवश्यक प्रोटीन का निर्माण होता है जीवन फेज में। और G2 जब एस फेज में जाएंगे तो इस अवस्था में मात्र जो कोशिका जो बना, जो कोशिका मात्र को यानी कि जो मदर सेल हुआ, मदर सेल में उपस्थित डीएनए का भी कॉपीज हो जाता है, पूर्ण कॉपीज का निर्माण करती है, ताकि दो समान डॉटर सेल का निर्माण किया जा सके। दो समान डॉटर सेल का निर्माण डीएनए ही क्या करता है, अनुवांशिक गुणों को ले जाता है। जब अनुवांशिक गुणों को ले जाएगा तो डीएनए का कॉपीज होगा। ऐसा थोड़ी कि अब मान लीजिए, ऐसे समझिए, मेल में कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र, और फीमेल में कितने गुणसूत्र, फीमेल में कितने गुणसूत्र, 46 गुणसूत्र। अगर दोनों गुणसूत्र तो दोनों का जाएगा, अगर इसका गुणसूत्र और इसका गुणसूत्र दोनों अगर बच्चा में चला गया, चाइल्ड में चला गया, तो कितना टोटल मिला के 46 92 गुणसूत्र होगा। अब जो बच्चा पैदा होगा वो ट्रक होगा, ट्रक 42 गो गुणसूत्र चला जाएगा तो वो ट्रक होगा। तो क्या होता है, इसकी प्रतिकृति जाता है, कॉपीज जाता है, जिरक्सवा जाता है इसका, समझ पा रहे हैं। तो उसी तरह इस अवस्था में मात्र कोशिका में उपस्थित डीएनए की पूर्ण कॉपीज का निर्माण करती है, ताकि दो समान डॉटर सेल का निर्माण किया जा सके। इसी अवस्था में सेंट्रोसोम का जो है वो तारक का जो है, तारक जो कोशिका विभाजन करवाता है, उसका कॉपीज हो जाता है। किस अवस्था में, एस फेज अवस्था में, सिंथेसिस फेज में। समझ पा रहे हैं मेरी बात को। तो पहली अवस्था थी जीवन फेज और दूसरी अवस्था आपका एस फेज। इस अवस्था में क्या था, आवश्यक प्रोटीन और आरएनए का निर्माण होता है। तो आरएनए क्या करता है, प्रोटीन देता, यानी कि कोशिका को विभाजन करने के लिए प्रोटीन चाहिए ना भैया, तो प्रोटीन आपको जीवन फेज से मिल गया। और सेकेंड फेज में क्या होता है, यानी एस फेज में क्या होता है कि इसमें सेंट्रोसोम की प्रति कॉपीज हो जाता है। सेंट्रोसोम क्या हो जाता है, कॉपीज हो जाता है। हम कह सकते हैं कि इसमें जो है डीएनए का कॉपीज होता है, यानी कि डीएनए का संश्लेषण हो रहा है, यानी कि कॉपीज हो रहा है डीएनए। समझ पा रहे हैं। तो इंटरफेज की कितनी अवस्था, 3 अवस्था। हमने आपको 2 अवस्था बताया, अभी अगला अवस्था भी हम G2 अवस्था भी बताते हैं। समझ पा रहे हैं। तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फेज में क्या होता है कि कोशिका में वृद्धि होता है, और जब कोशिका में वृद्धि होगा और वृद्धि होगा तो पहली अवस्था इंटरफेज की 3 अवस्था। इंटरफेज में पहला जीवन फेज, दूसरा एस फेज, तीसरा G2 फेज। G2 फेज में क्या होता है कि हमने आपको बताया कि जीवन फेज में क्या होता है कि कोशिका वृद्धि करता है और उसमें डीएनए आरएनए का संश्लेषण होता है, आरएनए और आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण। और दूसरा फेज में क्या होता है, डीएनए का संश्लेषण होता है। और तीसरा फेज में होता है G2 फेज। इस अवस्था में माइटोसिस, मतलब अगला जो है माइटोसिस, यानी कि माइटोटिक जिसको कहते हैं हम लोग, माइटोसिस को बनने के लिए प्रोटीन बनता है जिससे सेल को एनर्जी मिल सके। और ये माइटोसिस क्या है इसको हम लोग आगे समझ लेंगे। यानी कि माइटोसिस में क्या होता है, समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन मतलब क्या होता है कि बराबर चीज का जीरोक्स होना। हमारे पास मान लीजिए हम गए एक जीरोक्स के दुकान में और एक पेज लेकर गए, और एक पेज लेकर गए तो एक ही जीरोक्स निकलेगा। मान लीजिए एक ही जीरोक्स निकले तो उसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। उसको कौन सा विभाजन कहेंगे, समसूत्री विभाजन कहेंगे। मतलब दो गो निकालेंगे तो 2 गो निकलेगा, 2 गो डालेंगे तो 2 गो, 4 गो डालेंगे 4 गो, 6 गो डालेंगे 6 गो। तो उसी तरह माइटोसिस विभाजन होता है। माइटोसिस विभाजन उसी को कहते हैं, बराबर बराबर जीरोक्स होना माइटोसिस विभाजन कहलाता है। इस अवस्था में क्या होता है कि इस अवस्था में माइटोसिस को बनने के लिए प्रोटीन बनता है, अब एनर्जी बनता है। किस अवस्था में, G2। अब इतना बड़ा हो जाता है कि अब उसको एनर्जी भी चाहिए ना टूटने के लिए। तो जब टूटने के लिए एनर्जी चाहिए तो कौन सी अवस्था में आ जाता है, G2 अवस्था में इसको एनर्जी मिल जाता है ताकि कोशिका वृद्धि कर सके। और जब वृद्धि करता है कोशिका और वृद्धि करता है और वृद्धि करता है, जिस कारण कोशिका का विभाजन अगला अवस्था में आ जाता है। और अगला अवस्था को कहते हैं एम फेज, माइटोटिक फेज कहा जाता है। समझ पा रहे हैं। तो ये था G2 फेज। अब G2 फेज अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, समझेंगे। जीवन फेज में आरएनए और प्रोटीन बनता है। देखिए इसमें अभी एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण नहीं हुआ है,
इसमें क्या हो रहा है, अभी खाना बनाने के लिए मसाला, धनिया पत्ता, तेल, ये सब का जुगाड़ कर रहे हैं। और लास्ट फेज में जब आता है, जब सब तैयार हो जाता है, तब जो है लोहिया चढ़ाते हैं, और लोहिया चढ़ा के छन गर 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 करते हैं, तब जो है शुरू होता है एम फेज। तो पहला अवस्था में ये धनिया मिला, प्रोटीन आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण हुआ, यानी कि आरएनए और प्रोटीन का कॉपी हुआ। दूसरा जो है, जो एस फेज अवस्था है, इंटरफेज की दूसरी अवस्था में डीएनए का संश्लेषण हुआ, सिंथेसिस ऑफ डीएनए। अब हमने बताया था कि डीएनए क्या होता है, समझे। इसके बाद तीसरी फेज में आपका G2 फेज यानी कि गैप 2 फेज, इसमें क्या होता है, विभाजन की तैयारी होती है। इस अवस्था में अब सारा चीज हो गया। देखिए मेन चीज को आप पूछेगा आरएनए और डीएनए को क्या जोड़, तो आरएनए केंद्रक में सबसे पहले अगर केंद्रक का विभाजन करेंगे तो केंद्रक क्या नियंत्रण करता है, पूरे कोशिकाओं का नियंत्रण कौन करता है, केंद्रक करता है। तो केंद्रक में क्या पाए जाते हैं, डीएनए और आरएनए। तो एक काम करते हैं, पहले डीएनए और आरएनए को ही निकाल लेते हैं, और जब डीएनए और आरएनए को निकाल लेंगे, जब डीएनए और आरएनए को निकाल लेंगे तो केंद्रक का विभाजन नहीं होगा। समझ पा रहे मेरी बात को। और जब केंद्रक का जब विभाजन हो जाएगा तो धीरे धीरे अब देखिए लाइसोसोमवा में क्या करेगा, लाइसोसोम जो है, लाइसोसोमवा पूरा अगर विभाजन हो जाएगा तो लाइसोसोम जो क्या करेगा, वो विभाजन हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा। तो उसमें क्या करता है, बीच में आधा जो है उसके बीच में वो रस्सी बांध देता है, और उस रस्सिया को बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर। स्पाइंडल फाइबर कहा जाता है, तरकु तंतु कहा जाता है। समझ रहे हो, हम समझाएंगे आपको एम फेज अवस्था में। तो सबसे पहले हम लोग तैयारी कर लिए, और जब तैयारी कर लिए तो अब विभाजन की तैयारी है। अब G2 यानी कि अब बारात भी आने वाली है, G2 फेज में अब बारात आने वाली है और विभाजन की तैयारी में, समझ पा रहे हैं। तो जब विभाजन की तैयारी में है तो अगला अवस्था कौन सी अवस्था, एम फेज अवस्था, माइटोटिक फेज होता है। और इसी फेज में हम लोग पढ़ेंगे माइटोसिस क्या है, यानी कि समसूत्री विभाजन क्या है। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। और हम माइटोसिस यानी कि आपको माइटोटिक फेज, एम फेज इस वीडियो में नहीं पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो एम फेज को हम अगला वीडियो में देंगे। तब तक आप इसी को पढ़िए और मस्ती कीजिए और आनंद उठाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।